मैंने देखा कि मोदी जी कह रहे हैं कि कांग्रेस के कुछ नेता हैं जो आज भी इंदिरा गांधी के नाम पे वोट मांग रहे हैं। तो मैंने सोचा अरे ये तो मोदी जी मेरी बात कर रहे हैं, मुझसे नाराज हो गए। तो मैं सोच रही थी कि मोदी जी आप तो 24 घंटे हर भाषण में पंडित नेहरू का नाम लेते हैं, हर भाषण में पंडित नेहरू का नाम लेते हैं। एक दो बार मैंने भी सोचा कि मैं इंदिरा जी का नाम ले लूं, तो इसमें कौन सी बुराई हो गई। ये आवाज अपने जेहन में उतार लीजिए, क्योंकि ये सैलाब तस्दीक कर रहा है कि प्रियंका गांधी ने समय और स्थान दोनों बिल्कुल सही चुना है। क्यों और कैसे, इस पर इसी स्टोरी में विस्तार से बात करेंगे। अभी सवाल यह है कि यह जो सैलाब उमड़ा है, क्या प्रियंका इसे वोट में बदल पाएंगी? क्योंकि भीड़ को वोट में बदलना ही कांग्रेस की बड़ी चुनौती रही है। गुजरा हरियाणा का चुनाव इसी आशंका को प्रबल बनाता है। लेकिन जब अमेठी के परिणाम पर नजर जाती है तो प्रियंका गांधी का ये चुनावी पदार्पण विजय श्री का वर्ण करता दिखता है। क्योंकि प्रियंका जिद पर आ जाती हैं तो स्मृति ईरानी जैसी भाजपा की महिला चेहरा को पैदल कर केएल शर्मा के लिए अमेठी जीत लेती हैं। आज ये सत्य की लड़ाई है, ये लोकतंत्र की लड़ाई है, ये संविधान की लड़ाई है, ये इस देश की लड़ाई है, इस देश की जनता की लड़ाई है। ये अपने लिए नहीं लड़ रहे हो चुनाव, ये किशोरी लाल शर्मा के लिए नहीं लड़ रहे हो, ये आप अपनी धरती के लिए लड़ रहे हो, अपने देश के लिए लड़ रहे हो, अपने लोकतंत्र के लिए लड़ रहे हो, अपने संविधान के लिए लड़ रहे हो। मन बनाओ, मन बनाओ। जिस दिन मन बनाओगे तो कोई नहीं हरा पाएगा। इस चुनाव को जीत के जाऊंगी मैं यहां से, मैं आपके बीच आऊंगी, आपके साथ लड़ूंगी और अमेठी के इस पवित्र धरती में सही राजनीति, सत्य की राजनीति वापस लाने के लिए लड़ूंगी और कोई हमें हरा नहीं पाएगा। ये मैं आपसे कह रही हूं, ये वचन मैं आपको देके जा रही हूं। प्रियंका जिद्दी हैं और जिद को जनता से जोड़ उसे विजयी बना देती हैं। यही कारण है कि लोगों को प्रियंका में इंदिरा जी दिखती हैं और प्रियंका राजीव गांधी को याद कर युवाओं को खुद से जोड़ लेती हैं। मैं आपको एक कहानी बताती हूँ। 12-13 साल की होंगी। अमेठी की एक बात है, मेरे पिताजी प्रधानमंत्री थे, उनके साथ मैं अमेठी के दौरे पे गई। तो उसका संसदीय क्षेत्र होता था। खुद जीप चलाते हुए वो गए। हम एक गांव में पहुंचे और सड़क पर चलकर कुछ लोगों से बातचीत करने लगे। अचानक एक महिला उठी, बहुत जोर जोर से डांटने लग गई मेरे पिताजी को, और मैंने ऐसे नहीं देखा था कि कोई उनको ऐसा डांट सके। डांटने लगी कि भाई मेरी सड़क है, पानी बरसा था, पूरी सड़क डूब गई है, उसमें तुमने क्या किया? और मेरे पिताजी उनको जवाब दे रहे थे। तो ये उस समय की राजनीति है जब प्रधानमंत्री तक को एहसास होता था कि जनता के प्रति उसकी जवाबदेही है। मैंने कहा बुरा नहीं लगा पापा? कहते बिल्कुल नहीं, ये मेरा कर्तव्य है और ये उस महिला का कि मुझे याद दिलाए, मुझे बताए कि यहाँ ये समस्या है, इस समस्या को सुलझाओ। अब मुख्य सवाल पर आते हैं। क्या केवल एक सीट महज वायनाड और उसे जीतने उतरी प्रियंका के कारण पूरे देश में शोर मचा है? भाजपा के शीर्ष नेताओं की बोलती बंद है या बात इससे बड़ी है? मुझे लगता है बात वायनाड और प्रियंका से भी आगे की है। थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालिए और सोचिए कि आज के डेट में संसद में क्या कोई ऐसा महिला चेहरा दिख रहा है जिसे देश की आधी आबादी यूं ही पहचानती हो जैसे कि प्रियंका को पहचानती है। इंदिरा गांधी और सुषमा स्वराज के बाद एकमात्र प्रियंका का ही वह चेहरा है जिसे आधी आबादी ठीक से जानती है और पहचानती है। भाजपा वाले उमा भारती और प्रज्ञा ठाकुर सरीखे का नाम ले सकते हैं, लेकिन ऐसे नाम फायर ब्रांड के रूप में उभरे
और फायर के बुझते ही महिलाओं के जेहन से बुझते चले गए। आप निर्मला सीतारमण का नाम ले सकते हैं, पर अफसर के रूप में, उत्तर से दक्षिण तक के सियासी सेतु के रूप में नहीं। प्रियंका गांधी इस मामले में इकलौती चेहरा हैं जिन्हें उत्तर से दक्षिण भारत तक की महिलाएं जानती और पहचानती हैं। आप यह कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में ही उन्होंने कौन सा तीर दे मारा जो दक्षिण भारत में चल निकलेगा। तो यह भी कहा जा सकता है कि 2019 में मोदी जी ने जो तीर मारा था वह 2024 में कहाँ गिरा, खासकर यूपी में। परिस्थितियां भी मायने रखती हैं। इस वक्त परिस्थितियों में तेजी से बदलाव आ रहा है। यही कारण है कि प्रियंका की संभावना दक्षिण में उत्तर से अधिक दिख रही है। दक्षिण भारत उत्तर की सियासत से भयाक्रांत है, क्योंकि आने वाले समय में परिसीमन होने वाला है। यह जनसंख्या के ही आधार पर होना तय है और दक्षिण की संख्या उत्तर के मुकाबले काफी कम है। ऐसे में दक्षिण के सापेक्ष उत्तर भारत में लोकसभा की सीटें भी अधिक संख्या में बढ़ेंगी। फिर देश में उत्तर भारत का दबदबा और बढ़ेगा। यही कारण है कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री स्थानीय निकाय में अधिक बच्चों को आरक्षण देने की बात कर रहे हैं, तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री 16-16 बच्चे पैदा करने की सलाह दे रहे हैं। ऐसे में दक्षिण भारत को एक ऐसे केंद्रीय नेतृत्व और पार्टी की जरूरत है जो उत्तर और दक्षिण को एक साथ लेकर चले। संसद में उत्तर की भाषा में दक्षिण की आवाज को उठा सके। इस मामले में दक्षिण के लोग कांग्रेस पर अधिक विश्वास करते हैं। प्रमाण इंदिरा की आंध्र प्रदेश से, सोनिया की कर्नाटक से और राहुल गांधी की केरल से जीत है। इस समय केरल में कांग्रेस मजबूत है और कर्नाटक तेलंगाना में उसी की सरकार। तमिलनाडु सरकार से कांग्रेस पार्टी का गठबंधन है। अर्थात परिस्थिति को साधने के लिए प्रियंका के फेवर में प्रचुर मात्रा में संसाधन। ऐसे में प्रियंका संसद में दक्षिण की एक मजबूत आवाज बनती दिख सकती हैं, जिसके समर्थन में उत्तर भारत का आना स्वाभाविक है। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि परिसीमन के साथ ही महिला आरक्षण बिल भी व्यवहारिक रूप लेगा। तब संसद में 3/4 सदस्य के रूप में महिला सांसद होंगी। प्रियंका को छोड़ दें तो फिलहाल कोई भी ऐसा चेहरा नहीं नजर आ रहा है जो महिलाओं से खुद को कनेक्ट कर सके। अगर हम महिलाएं एकजुट होकर खड़ी हो जाएं और हम कहें कि हम ये सब फिजूल की बातें नहीं सुनना चाहते चुनाव में, हम नहीं जानते ये सब आप जो कह रहे हैं कि कोई हमारी भैंस चुरा देगा या आप धर्म की बात आके कर लेते हैं हमारे सामने। हम चाहते हैं कि चुनाव लड़ा जाए हमारे मुद्दों पर, महंगाई के मुद्दे पे, हमारे बच्चों की बेरोजगारी के मुद्दे पे, हमारी सुरक्षा के मुद्दे पे, हमारे लिए रोजगार के मुद्दे पे। इसी पे आकर चुनाव लड़िए। अगर हम एकजुट हो जाएं तो समझती हैं आपकी हमारी शक्ति क्या है। 50% है हम इस देश की, आधी आबादी है। आधी आबादी खड़ी हो जाए और कहे कि हमें ये राजनीति नहीं चाहिए फूट फैलाने वाली। संसद में दमदार महिला आवाज के अभाव में ही मोदी जी महिला सशक्तिकरण के मुद्दे को भुनाते आ रहे हैं। मोदी का यह मुद्दा भी छीनेगा, क्योंकि प्रियंका की आवाज से महिलाएं ही नहीं मोदी भी परिचित हैं। मैं मोदी जी को चुनौती देती हूँ, इस चुनाव को महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा की सुविधाएं, स्वास्थ्य की सुविधाएं पे लड़ के देखें। इन 10 सालों में क्या किया है आपके लिए, कौन सी तरक्की लाए हैं आपके जीवन में, यहाँ खड़े होकर ये बताएं। ये आपका अधिकार है, आपका हक है कि आपके लिए जो सरकार बने वो आपके लिए नीतियां बनाए, कि जो नेता आपके सामने आए सर झुका के आए, घमंड करके ना आए, 56 इंच की छाती वाली बातें ना करे, ये बात करे कि तुम ही मेरे भगवान हो, कि ये पब्लिक है जिसने मुझे बनाया है
और क्योंकि इस पब्लिक ने बनाया है, इसलिए मेरा दायित्व है, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इस पब्लिक, यहाँ के किसानों को, यहाँ के मजदूरों को, यहाँ की महिलाओं को, यहाँ के नौजवानों को आगे बढ़ाऊं, उनका विकास कराऊं। ऐसे में प्रियंका का वायनाड से हो रहा चुनावी पदार्पण आधी आबादी और पूरे दक्षिण अर्थात दक्षिण भारत को साध सकता है। भाजपा की यही चिंता है, महज वायनाड नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।